हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लीगल डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, और उस केस का नाम है सुरेंद्र कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आप ये जानते होंगे कि 2005-06 में एक निठारी गांव, यूपी के निठारी गांव में बहुत भयावह एक हादसा हुआ था, जिसमें 15 से 20 बच्चों के नरकंकाल मिले थे, और जिसमें आरोपी बनाया गया था उस केस में दो व्यक्तियों को, एक सुरेंद्र कोहली, दूसरा मनिंदर सिंह पंढेर। मनिंदर सिंह पंढेर वो व्यक्ति था जिसके घर में वो सारे कंकाल मिले थे, और सुरेंद्र कोहली वो व्यक्ति था जो इस लैंडलॉर्ड यानी मनिंदर सिंह पंढेर का नौकर था। गाजियाबाद कोर्ट की एक विशेष अदालत ने इन दोनों पे, जब केस चलता है, सारा केस की पूरा ट्रायल कंप्लीट होता है, और 2009 में इन दोनों को मृत्युदंड अनेक केसों में दिया जाता है। अब ये लोग उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें मिस्टर पंढेर को जो है वो वरी कर देता है, और उसी की तर्ज पे जो है सुरेंद्र कोहली को, जिसके अगेंस्ट 13 केस चलते हैं और जिसमें 12 में उसको बरी कर दिया जाता है। अब स्टेट ऑफ यूपी यानी कि यूपी सरकार उस ऑर्डर के अगेंस्ट इस सुरेंद्र कोहली के खिलाफ जो निर्णय दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, या आई एम सॉरी, फेवर में एक निर्णय दिया जाता है, उसको जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज करती है। इसी चीज़ को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील सुनी जाती है, और इस अपील को सुनते सुनते ये कहा जाता है 12 केसेस में जो उसका एक्विटल हुआ है, उस एक्विटल को जो है वो कन्फर्म कर दिया जाता है, परंतु एक केस में जो है वो उसकी सज़ा जो है वो कन्फर्म 2011 में कर दी जाती है, और 2014 में जिसमें एक केस में यानी कि 13th नंबर केस में उस सुरेंद्र कोहली के खिलाफ जो है वो मृत्युदंड को कन्फर्म कर दिया जाता है। और 2014 में जब सुरेंद्र कोहली जो है वो उस केस में उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर देती है, और उसकी उस डेथ पेनल्टी को वो एज इट इज़ रहने देती है, यानी कि वो कन्फर्म कर देती है। परंतु अब इस केस में क्या होता है कि एक क्यूरेटिव पिटीशन जो अपने आप में एक अलग सी एक रेमेडी है, वो रेयर टू रेयर केसेस में जो है वो जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, उस केस में सुरेंद्र कोहली जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में अब डालता है। और जो सुरेंद्र कोहली के एडवोकेट हैं वो कहते हैं कि 12 केसेस में जो सिमिलर नेचर के केसेस हैं, जब इस सुरेंद्र कोहली को छोड़ा गया है तो वो जो एक केस बचा है उसमें सेम एविडेंसेस हैं, सेम उसमें एज इट इज स्टोरी केसेस की है, तो उसको कैसे उस केस में जो है वो दोषी माना जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को उसको छोड़ता है और कहता है कि इस केस में जो एविडेंसेस हैं वो एज इट इज़ हैं जो 12 केसेस में, जिसमें हाई कोर्ट ने इसका एक्यूटल किया हुआ है, और हमने उस एक्यूटल को सही माना है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके केस पे इसकी क्यूरेटिव पिटीशन को हम लोग डिसमिस करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब उस क्यूरेटिव पिटीशन को अलाउ कर देता है, और 13 नंबर वाले केस में उसको बरी कर देता है, और उसका बरी करने का आधार माना जाता है उसकी कन्फेशन के प्रोसीजर को। क्योंकि जब सुरेंद्र कोहली 60 डेज तक पुलिस कस्टडी में होता है तब वो अपने गुनाह को कन्फेस करता है, और कन्फेशन जो है पुलिस कस्टडी में नहीं मानी जाती है। परंतु जब वो किसी एक जज के सामने आते हैं और 164 के बयान के अंडर सेक्शन 164 CRPC में कन्फेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय
उस कन्फेश जज साहब के सामने जो है वो सेम आईओ खड़ा रहता है, इसलिए उसकी कन्फेशन को सही नहीं माना जाता है, तो वो भी उसका एक आधार बनाया जाता है। यानी कि अब जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, जो लैप्सेस थे, उनके आधार पे सुरेंद्र कोहली की इस 13 नंबर का जो केस है उसमें भी इसको 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है, तो उन 18 बच्चों को किसने मारा? मेरे ख्याल से संख्या 15 या 18 हो सकती है। किसने मारा? आज भी ये सवाल जिंदा है। और इसमें कहा गया कि जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पे भी क्वेश्चन किए गए। तो क्या अब इन दोषियों को, जो ये इन 18 से या 15 या 18 बच्चे जो मरे, उनका कोई दोषी ही नहीं था, वो अपने आप ही मर गए? इस प्रश्न को मैं आपके पास छोड़ने जा रहा हूँ, और ये वीडियो उन सब के लिए महत्वपूर्ण है जो ट्रायल कोर्ट में काम करते हैं, जो लोग क्रिमिनल लॉ में काम करते हैं, और जो बच्चे लॉयर बन रहे हैं या जो क्रिमिनल लॉ को परस्यू करना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और ऐसी जजमेंट्स को बार बार पढ़िए, ताकि आने वाले वक्त में आप इस प्रोसीजरल एस्पेक्ट को सीख सको। तो दोस्तों, ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन आज की। मुझे लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव आप लोगों की जानकारी के लिए रहेगी, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।